जलपरी का सुनहरा लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर नामक गांव में रश्मि अपनी चाची सुजाता के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही रश्मि के माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसी समय सुजाता रश्मि को लेकर अपने घर आ जाती है। सुजाता शुरू में तो रश्मि से बहुत प्यार करती है, लेकिन जैसे ही रश्मि की सारी प्रॉपर्टी सुजाता के नाम हो जाती है, वैसे ही वह रश्मि के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। सुजाता रश्मि से पूरे दिन घर का सारा काम करवाती है और उसे खाने के लिए पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना देती थी और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती थी। एक दिन रश्मि घर की सफाई कर रही थी, तभी सुजाता आती है और रश्मि को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों रे महारानी, तुझसे जल्दी जल्दी घर का काम नहीं होता क्या? अभी इतने सारे कपड़े धोने के लिए रखे हैं और जूठे बर्तन भी साफ करने हैं। वो सब क्या तेरी मरी हुई माँ करने आएगी? जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती? खाने में तो तुझे जरा भी समय नहीं लगता और जरा सा काम करने में इतना समय लगाती है। मनहूस कहीं की। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला, तुझे और भी काम करने हैं। चाची जी, आप मुझे मेरे घर से क्यों लेकर आई? मैं अकेले ही अपने घर में रह लेती। आप मुझे अपने घर में इसलिए लेकर आई हैं ताकि आप मेरे ऊपर जुल्म और अत्याचार कर सको। पूरे दिन तो घर का काम करती हो। चाची जी, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो दर्द होता है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती चाची जी। अच्छा, तो तू अपना घर जाना चाहती है? अरे तेरा कौन सा घर और कहाँ है तेरा घर? तेरा घर तो अब मेरे नाम हो गया है। तुम्हारे माता पिता के इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हें मैं अपने घर क्यों लेकर आई थी? बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें इसलिए लेकर आई थी ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी आराम से मैं अपने नाम लिखवा सकूं। अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब तुझे अगर इस घर में रहना है तो जैसे मैं कहती हूँ चुपचाप से वैसा सुन। अब खरी खरी मेरा मुंह मत देख और जाकर चुपचाप से मेरे लिए चाय बना कर ला। मनहूस कहीं की, अपने घर जाना चाहती है। अपनी चाची की मुंह से ये सारी बातें सुनकर रश्मि हैरान रह जाती है कि उसके साथ यह क्या हो गया। बेचारी रश्मि बिन माँ बाप की बेटी, रहने के लिए अब उसके पास घर भी नहीं बचा था। न चाहते हुए भी रश्मि अपनी चाची का सारा अत्याचार चुपचाप सह रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन रश्मि खुशी खुशी अपनी चाची के पास जाती है और उनसे कहती है, चाची जी, आपको पता है आज मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन पर मेरे माँ पिताजी पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया करते थे और मेरे लिए सुंदर सा ड्रेस और बहुत बड़ा केक लेकर आते थे। क्या आप मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सस्ती सी ड्रेस दिलवा सकती हो और एक छोटा सा केक, ताकि मैं भी अपना जन्मदिन मना सकूं? अरे मनहूस, आज तेरा जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? फूलों की बारिश करवा दूं? मनहूस कहीं की, बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली। चुपचाप से जाकर घर की सफाई करना शुरू कर दे, क्योंकि कल मेरी बेटी मोना शहर से वापस आ रही है और मेरी बेटी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी को मछली बहुत ज्यादा पसंद है, तो तू जल्दी से घर की सफाई कर ले और उसके लिए बाजार से ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आना और उसे अच्छी तरह से फ्राई करना। समझ में आई मेरी बात? चाची जी, जन्मदिन पर इतना काम भला कौन करता है? आप तो मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट भी नहीं कर रही हो और ऊपर से इतना सारा काम मुझे बता दी हो। अब मेरे ऊपर इतना भी अत्याचार मत किया करो चाची जी। रश्मि के इतना कहते ही सुजाता जोरों की थप्पड़ रश्मि के गाल पे मारते हुए कहती है, अगर दोबारा से तूने मेरे सामने अपनी जबान चलाई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मेरे सामने रोकर मत दिखा और जल्दी से जाकर घर का काम कर। मनहूस, पहले ही अपने माँ बाप को खा गई है और अब आई बड़ा अपना जन्मदिन मनाने वाली। तुझ जैसी मनहूस लड़की का कौन जन्मदिन मनाएगा? इस तरह से रश्मि बेचारी अपने जन्मदिन पर चाची की डांट सुनकर भी पूरे घर की सफाई करती है और सफाई करने के बाद मार्केट से मछलियाँ खरीदने चली जाती है। तभी रास्ते में रश्मि एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप दोनों इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप तो सब कुछ देख रहे हो ना। आज आपकी बेटी का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर नौकरानी की तरह पूरे दिन से घर का सारा काम कर रही हूँ।
जब आप दोनों मेरे साथ थे तो मेरा जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाते थे। आप दोनों के जाने के बाद चाची जी ने मेरा घर भी अपने नाम करवा लिया और अपने घर में मुझे नौकरानी की तरह रखती है। मुझे खाने के लिए भी रोका सोका देती है और मेरे जन्मदिन पर मुझे एक ड्रेस तक नहीं दिलवा रही है, बल्कि पूरे दिन मेरे से घर का सारा काम करवा रही है। माँ, पिताजी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं अब और जीना नहीं चाहती। मुझसे अब और अत्याचार सहन नहीं होता। ऐसा बोलकर रश्मि रो रही होती है। तभी रश्मि को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। रश्मि इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी रश्मि नदी के किनारे जाती है। वहाँ जाकर रश्मि देखती है वहाँ एक बहुत ही सुंदर जल परी नदी में से चिल्ला रही थी। तभी रश्मि उस जल परी से कहती है, इतनी सुंदर जल परी? मैं अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर जल परी पहली बार ही देख रही हूँ। मैंने तो सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा था कि नदी में जल परियाँ होती है, लेकिन ये तो हकीकत में है। लेकिन जल परी जी, आप रो क्यों रहे हो? आपको क्या परेशानी है? बेटी, हमारी नदी के नीचे एक बहुत ही सुंदर दुनिया है। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैं उसे पानी के ऊपर आने की अनुमति नहीं देती। लेकिन आज वो मुझसे बिना बताए नदी के ऊपर आ गई और उसे एक मछुआरा पकड़कर अपने साथ ले गया। मैं हमेशा अपनी बेटी को समझाती थी कि नदी के बाहर जो लोग हैं वे लोग अच्छे नहीं होते। वे बहुत लालची होते हैं। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो मेरी बेटी को जादूगरनी के हाथ बेच देगा और वो जादूगरनी मेरी बेटी को मार देगी। जलपरी की बातें सुनकर रश्मि को बहुत दुख होता है और वो जलपरी की बेटी को बचाने के लिए मछुआरे के पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि मछुआरा जलपरी की बेटी को ले जा रहा था। तभी रश्मि मछुआरे के रास्ते में कांटे फेंक देती है, जिस वजह से मछुआरा नीचे गिर जाता है। उसके बाद रश्मि मौका देखकर मछुआरे की खूब पिटाई करती है जब तक कि वो जख्मी नहीं हो जाता और उसके बाद वह जलपरी की बेटी को ले जाकर नदी में छोड़ देती है। तभी जलपरी रश्मि से कहती है, बेटी, आज मुझे समझ आ गया है कि सभी लोग बुरे नहीं होते। बेटी, तुम बहुत ही अच्छे दिल की लड़की हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, लेकिन तुम मुझे बहुत परेशान नजर आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक लहंगा देना चाहती हूँ। यह लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं, बल्कि जलपरी का दिया हुआ सुनहरा लहंगा है। इस लहंगे से तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब तुम बताओ, तुम किस बात से उदास हो? जलपरी जी, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने चाची जी के साथ में रहती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है और वो मेरा जन्मदिन भी नहीं सेलिब्रेट कर रही। बस इसी बात से मैं उदास हूँ। रश्मि बेटी, अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम यह सुनहरा लहंगा पहन लो और इसे पहनकर अपनी आंखें बंद करके ये सोचना कि तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो। उसके बाद जो होगा वह देखकर तुम हैरान हो जाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वरना मेरी जान को खतरा है। रश्मि जलपरी को धन्यवाद कहती है और उसके बाद जलपरी की दी हुई सुनहरा लहंगा पहनकर अपनी आंखें बंद करती है। जैसे ही रश्मि अपनी आंखें खोलती है, तभी उसके सामने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई देते हैं और उन बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा और सुंदर केक रखा होता है। यह सब देखकर रश्मि बहुत ही खुश हो जाती है और वह उन बच्चों के साथ अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करती है। उसके बाद रश्मि लौटकर अपनी चाची के घर नहीं जाती है। वह जलपरी की दी हुई सुनहरा लहंगा से एक सुंदर सा घर मांगती है। हे सुनहरा लहंगा, मुझे एक सुंदर सा घर दे दो जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। रश्मि के इतना कहते ही जलपरी का सुनहरा लहंगा उसे एक बहुत सुंदर सा घर दे देता है, जिसके अंदर बहुत सारे धन दौलत और सोने चांदी होते हैं, जिसे देखकर रश्मि और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब रश्मि उन सारे सोने चांदी और धन दौलत को लेकर गरीब और असहाय लोगों में बांटना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ ही दिनों बाद ये सारी बातें सुजाता को पता चल जाती है कि रश्मि के पास जलपरी की दी हुई सुनहरा लहंगा है। तभी वो अपनी बेटी मोना से कहती है, मोना बेटा,
जब वो करमजली मेरे घर से गई और वापस नहीं आई, तभी मुझे लगा था कि वह दर दर की ठोकरें खा रही होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके पास जलपरी की दी हुई सुनहरा लहंगा है, जिससे वह धन दौलत और सोने चांदी मांगकर गरीब और बेसहारा लोगों में बांट रही है और खुद भी महारानी की तरह ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही है। मुझे उस मनहूस के घर से जलपरी का दिया हुआ सुनहरा लहंगा लेकर आना ही होगा और हम उस सुनहरे लहंगे की मदद से बहुत अमीर हो जाएंगे। और वह करमजली मनहूस तो सारे धन दौलत और सोने चांदी गरीब लोगों में बांट रही है, लेकिन मैं उनमें से किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर सुजाता अपनी बेटी मोना के साथ रश्मि के घर जाती है और वह जलपरी की दी हुई सुनहरा लहंगा चुराकर अपने घर ले आती है और अपनी बेटी को पहनने के लिए देती है। जैसे ही मोना वो सुनहरा लहंगा पहनती है, तभी उसमें से बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं, जो मोना को डस लेती है और सुजाता के सामने ही उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर सुजाता बहुत रोती है। तभी जलपरी के दिए हुए सुनहरे लहंगे से आवाज आती है, सुजाता, तू बहुत लालची है। तेरे पास इतना बड़ा घर था, लेकिन तूने धोखे से बेचारी रश्मि का भी घर ले लिया। उसके बाद भी तूने रश्मि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और तो और तूने जलपरी के दिए हुए सुनहरे लहंगे को भी रश्मि के घर से चुरा लिया। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं था कि यह सुनहरा लहंगा केवल उन्हीं लोगों के काम में आता है जो ईमानदार होते हैं, जो बिल्कुल भी लालची नहीं होते, जिसका दिल साफ होता है, जो तेरी तरह लालची नहीं होते। ये सुनहरा लहंगा लालची लोगों की मदद नहीं करता। तेरे लालच की वजह से ही आज तेरी बेटी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। इसलिए कहते हैं लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर जलपरी का दिया हुआ सुनहरा लहंगा रश्मि के पास वापस चला जाता है और रश्मि अपने सुनहरे लहंगे की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती रहती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। टकली बहू और जादुई नदी। कुंदनपुर गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहा करता था। सूरज दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरा चिट्टा था, लेकिन उसकी पत्नी ममता दिखने में उतनी ही काली और टकली थी, लेकिन वह मन की बहुत ही साफ और अच्छी थी। वह हमेशा सबका ख्याल रखा करती थी, लेकिन सूरज की माँ फुलमतिया को ममता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो अपने बेटे सूरज की आसिमा नाम की एक लड़की से दूसरी शादी करवा देती है। आसिमा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसके लंबे सुनहरे बाल थे जो उसके कमर तक आते थे और इसी वजह से आसिमा को अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझती थी और उसके आते ही सूरज का भी व्यवहार ममता के प्रति पूरा बदल जाता है। अरे आसिमा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। सूरज की आवाज सुनकर ममता रसोई से भागते हुए बाहर जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ जी, मुझे बताइए। अरे तुम्हें किसने बुलाया? मैंने तो आसिमा को बुलाया था ना। दरअसल वो आसिमा अपने कमरे में तैयार हो रही है, इसलिए मैंने सोचा। उसी समय वहाँ पर आसिमा आ जाती है और कहती है, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सारा दिन बस तैयार ही होती रहती हूँ। मेरे पास और कुछ काम तो है ही नहीं, घर का सारा काम तो तुम अकेले ही करती हो ना। लेकिन आसिमा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम बस गलत समझ रही हो। अरे हाँ हाँ, मैं तो हमेशा गलत ही समझती हूँ, सच्ची तो तुम ही हो। इसलिए तो बार बार अपनी ये भोली सूरत बनाकर सूरज जी को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। आसिमा और ममता की इस बहस को देखकर सूरज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे अब चुप हो जाओ तुम दोनों और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमेशा यूँ छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने में मत लग जाया करो, और खास करके तुम ममता। लेकिन जी, मेरी भला क्या गलती है? यह सब तो आसिमा ने ही शुरू किया था ना। मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तुम चुपचाप से यहाँ से जाओ और अपना काम करो। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय भी बना देना। तुम्हें तो वैसे भी आजकल कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ बोलकर ही करवाना पड़ता है। पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती हो घर में। अरे
अब तुम यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्यों देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। सूरज की बातें सुनकर ममता को बहुत ही बुरा लगता है और वह सर झुकाकर वापस से रसोई में चली जाती है। उसी समय सूरज आसिमा से कहता है, अरे आसिमा, अब तुम वहाँ गुस्से में क्यों खड़ी हो? चलो इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। आप बस अपनी उस काली कलूटी बीवी को समझा लीजिए कि वो मुझसे दूर रहे, वरना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तो गुस्सा छोड़ दो और ये लो तुम्हारा गिफ्ट जो मैं खास करके तुम्हारे लिए लाया था। और हाँ, एक बात और, कल मुझे किसी काम से शहर जाना है, इसलिए तुम कल सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा सामान पैक कर देना और उस ममता को इसके बारे में कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? उसे क्यों नहीं बताऊं? अरे उस मनहूस का चेहरा देखकर मैं जब जब किसी काम से बाहर जाता हूँ वो मेरा सारा काम खराब हो जाता है। सूरज की ये सारी बातें ममता सुन लेती है और उसका दर्द उसकी आंखों से छलकने लगता है, इसलिए वह चुपचाप चाय लेकर आती है और वहाँ पास ही रख देती है। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? तुमने अजीब सी शक्ल क्यों बना रखी है? कुछ नहीं जी। इतना कहकर ममता वापस किचन में चली जाती है और उसके अगले दिन सूरज सुबह सुबह शहर के लिए निकल जाता है और ममता चुपचाप अपने कमरे में खिड़की से यह सब देखती है और अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और फिर वह अपने कामों में लग जाती है। जहाँ ममता घर के सारे गंदे बर्तन धो रही होती है, वहीं आसिमा और भी गंदे बर्तन लाकर ममता के आगे फेंक जाती है और ममता बेचारी अकेले ही घर का सारा काम किया करती है। लेकिन आसिमा घर के कामों में उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं किया करती थी। तभी ऐसे ही एक दिन जब आसिमा अपने बाल संवार रही होती है, उसी समय ममता उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे आसिमा, लाओ मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा एक भी बाल टूटना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारे ये सारे बचे कुचे बाल भी नहीं रहने दूंगी। उसी समय ममता आसिमा के बालों की कंघी करने लगती है और आसिमा के कुछ बाल खिंचाव की वजह से टूट जाते हैं। यह देखकर आसिमा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये क्या, तुमने मेरे इतने सारे बाल तोड़ दिए? तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? तुम मुझे भी खुद की तरह टकली बनाना चाहती हो ना? रुको, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। उसके बाद आसिमा बड़ी ही बेरहमी से ममता के छोटे बालों को पकड़कर खींचने लगती है और ममता दर्द से कराहने लगती है। लेकिन आसिमा उसकी एक नहीं सुनती है और उसके सारे बाल आसिमा के हाथ में आ जाते हैं और वह कहती है, अब आया ना मजा? अब तुम लग रही हो ना पूरी तरह से ईद का चांद। बहुत हो गया आसिमा, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा यह सुखी संसार। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी तुम्हारी जैसी औरत को भला कौन अपने घर में रखेगा? चलो निकलो यहाँ से। इतना सुनकर ममता रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे एक गुरुमा दिखाई देती है और उन्हें देखते ही ममता हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगती है, हे गुरुमा, आज इस जंगल में आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। उसी समय वह गुरुमा कहती है, अरे बेटी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? गुरुमा, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता होगा, इसलिए आप कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने जीवन में खुश रह सकूं। क्यों नहीं बेटी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक नदी है, तो तुम वहाँ जाकर उस नदी में एक बार डुबकी लगा लो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे बेटी। जैसा आप कहें गुरुमाँ। इतना कहकर ममता उस नदी के पास चली जाती है और उसमें एक बार डुबकी लगा लेती है और उसके डुबकी लगाते ही ममता बिल्कुल दूध की तरह गोरी और उसके सर पे सुनहरे घने बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से ममता बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। यह सब देखकर ममता बहुत ही खुश हो जाती है और वह वापस से गुरुमा के पास आती है और उनसे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुमा, आज आपकी वजह से मुझे इतना सुंदर रूप मिल पाया है। अरे बेटी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है,
बल्कि यह तो तुम्हारे मन की सुंदरता है जो बाहर दिखाई दे रही है, और वह एक जादुई नदी है जो लोगों की मन की सुंदरता को बाहर दर्शाता है। इसलिए आज के बाद तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा और तुम अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकोगी। गुरुमा की बातें सुनकर ममता अपने घर वापस चली जाती है और जब आसिमा ममता की इस खूबसूरती को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे लगने लगी? और तुम्हारे सर पे बाल, ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे आ गए? उसके बाद ममता आसिमा को उस जादुई नदी के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर आसिमा के मन में और सुंदर होने का लालच आ जाता है और वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, मैं भी उस जादुई तालाब में जाकर तुमसे भी ज्यादा सुंदर और गोरी होकर आऊंगी। फिर मैं देखती हूँ कि मेरी सुंदरता के आगे तुम कैसे टिकती हो। इतना कहकर आसिमा भी जंगल की ओर चली जाती है। अच्छा तो आप ही हैं वो गुरुमा? तो गुरुमा क्या आप मुझे भी उस सुंदर होने वाली जादुई नदी के बारे में बता सकती हैं? क्यों नहीं बेटी, लेकिन तुम उस तालाब में सिर्फ एक ही बार डुबकी लगाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद आसिमा उस जादुई तालाब के पास जाती है, लेकिन आसिमा ज्यादा सुंदर होने के लालच में आकर एक बार की जगह कई बार डुबकी लगा लेती है, जिसके बाद उसका शरीर कोयले की तरह काला और सिर पर गिने चुने 2-3 बाल ही रह जाते हैं। यह देखकर आसिमा चिल्लाते हुए गुरुमा के पास वापस आती है और उनसे कहती है, अरे गुरुमा देखिए ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो वहाँ पर सुंदर होने के लिए आई थी, लेकिन उस जादुई तालाब में डुबकी लगाते ही मेरा रंग रूप तो एकदम ही बदसूरत हो गया। बेटी ये तो तुम्हारे मन का ही कालापन है जो तुम्हारे चेहरे के जरिए बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम एक बहुत ही घमंडी और लालची किस्म की औरत हो। इसलिए आज के बाद तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। गुरुमा की बातें सुनकर आसिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रोते हुए अपने घर चली जाती है। और उस दिन के बाद से ममता खुशी खुशी अपने पति के साथ अपना जीवन बिताने लगती है और आसिमा को उसी तरह रहकर अपना जीवन जीना पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।